जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले क्लास में जल संसाधन के वितरण को समझा था और काफ़ी दिनों से उसके बाद भूगोल का क्लास हो नहीं पाया था क्योंकि कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो चुका था, जिसके कारण आपका वीडियो नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब जो है आपका रेगुलर वीडियो आएगा। आज थर्सडे, आज कौन सा दिन है? तो आज आपका थर्सडे है, फिर कल फ्राइडे, सैटरडे, ये 3 दिन आपका सोशल का दिन है। तो सोशल में हमने आज फिर से वही जहाँ तक हमने छोड़ा था उसे आज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, उसके बाद फिर जानेंगे कि क्या क्या होता है उस विषय में। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जल संसाधन का उपयोग को समझेंगे कि भाई जल संसाधन का उपयोग क्या क्या है। ठीक है, जल संसाधन का उपयोग को समझने से पहले हम जल संसाधन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे आप लोग से, क्योंकि पिछले दिनों से काफी कुछ ये हो गया है, छूट गया है, तो जिसके कारण आप लोग को बहुत परेशानी हुआ होगा समझने में। तो सबसे पहली बात, संसाधन होता क्या, आप लोग थोड़ा सा अगर बता सकते हैं तो बताइए। संसाधन होता क्या है? संसाधन जिसका आप उपयोग करते हैं, जिसका आप उपयोग लाते हैं, वो संसाधन है। जैसे यह कलम आपके लिए क्या है? एक संसाधन है, क्योंकि आप कलम से लिखते हैं। और जो भी चीज आपके उपयोग में आता हो वो क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। तो ठीक, जल भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। तो जल क्या है? जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि जल के बिना आज हम नहीं है, जल है तो हम है। क्योंकि जल अगर नहीं रहेगा तो हम धरती पर नहीं रह सकते, क्योंकि आज सिंचाई करना है तो जल, मुंह धोना है तो जल, कहीं भी जाना है तो जल का उपयोग करना ही है, करना है। पानी पीना है तो जल, अगर पानी बिना पिए हुए हम जी नहीं सकते, और पानी अगर नहीं रहेगा तो हम जी नहीं सकते। तो ऐसा ही बात है। तो जल संसाधन का उपयोग को समझते हैं। आज भारत का आबादी तो हम लोग जानते हैं कि हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है आबादी के मामले में, और उसके लिए हमारे पूरे भारतवासी पर हमें गर्व है कि हम लोग सब भारतवासी मिलकर क्या किए हैं, आबादी में सभी को पीछे छोड़ते हुए बहुत आगे आ गए हैं। अगर कोई क्षेत्र में हम आगे हो चाहे ना हो, आबादी में हम सबसे आगे रहते हैं, और वही हमारा भारत को सबसे अलग बनाता है, क्योंकि ये हमारा न्यू इंडिया है और न्यू इंडिया पॉपुलेशन में किसी से कम नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आबादी बढ़ता है भाई लोग, तो आबादी बढ़ेगा। बच्चा देखो, अगर आबादी बढ़ता है तो क्या होता है? मांग ज्यादा बढ़ता है। सही बात है कि नहीं? अगर यहां पर आपके रूम में अगर 5 व्यक्ति हैं, और आपके रूम में कितने व्यक्ति हैं? आपके रूम में 5 व्यक्ति है, तो आपको 5 ही व्यक्ति को खाना देना होगा। लेकिन वही आपके रूम में अगर 10 व्यक्ति आ जाए तो आपको 10 खाना देना पड़ेगा, 10 व्यक्ति को खाना देना पड़ेगा। इसका मतलब जैसे जैसे आपके रूम में आबादी बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको खाना का संख्या बढ़ाना पड़ेगा, और वैसे वैसे खाना का मांग बढ़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार अगर जैसे जैसे आबादी बढ़ेगा तो जल का भी तो मांग बढ़ेगा। बच्चा, जल का मांग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो जल का मांग बढ़ता है, और जब बढ़ता है तो जल का पूर्ति करना बहुत ही मुश्किल होते जाता है। जल का पूर्ति करना बहुत ही मुश्किल होते जाता है। तो उसी के संदर्भ में हम थोड़ा सा एक आंकड़ा देखें तो 1951 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5177 घन मीटर थी। 1951, जिस समय आबादी हमारे भारत की उतनी नहीं थी, लेकिन थी आबादी, उतना भी नहीं था जितना आज हम लोग सबसे अव्वल नंबर पर है। नहीं, उस समय जो था आबादी 1951 में हमारा, उस समय आबादी के समय प्रति व्यक्ति जो जल का उपयोगिता था, प्रति व्यक्ति जल जो था, जो प्रति व्यक्ति जल लेते थे लोग, वो कितना था? 5177 घन मीटर था। कितना था? 5177 घन मीटर था। और अगर अभी की बात करें, 2001 का आंकड़ा हम देखें तो 2001 में 1829 घन मीटर ही बचा। मतलब देखिए, क्या एक व्यक्ति को पूरे जीवन काल में 5177 घन मीटर की उपलब्धता थी 1951 में। मतलब एक व्यक्ति इतना 5177 क्यूबिक मीटर पानी यूज करता था, एक व्यक्ति। लेकिन 2001 का आते आते आंकड़ा निकाला गया तो एक व्यक्ति मात्र 1829 क्यूबिक मीटर घन मीटर का उपयोग ही करता है पानी का। मतलब क्या हुआ कि आबादी बढ़ा, आबादी बढ़ने से जल संसाधन की उपयोगिता भी क्या, मतलब जल का पूर्ति भी कम होने लगा, और जल का पूर्ति कम हुआ तो देखिए कितना कम गया। और 2024-25 तक आते आते ये आंकड़ा लगाया गया है कि ये पहुंच के 900 कुछ पर पहुंच जाएगा, 1000 पर पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब धीरे धीरे जल की जो पूर्ति है वो कम होते जा रही है, और जल की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। जल का उपयोग बढ़ रहा है और जल की पूर्ति घट रही है, तो जल को बचाना बहुत ही आवश्यक है।
बच्चा आज कहीं पर भी अगर पानी बहता देखे तो उसे रोकने का जरूर प्रयास करें, क्योंकि आज अगर कुछ भी है, जल हमारे लिए भगवान है। अगर आज नहीं कहते हैं कि बहुत कोई ये सोच के बर्बाद कर लेता हो हम तो अपना जिंदगी अपना कर लिए अपना यापन, अब जो सोचेगा हमारा आने वाला पीढ़ी सोचेगा जल के लिए। नहीं, आज हम ऐसा कर दें आने वाला पीढ़ी के लिए कि वो हमारा जो पीढ़ी होगा वो हमको समझे, नाज करे हमारे ऊपर, ना कि हमें गाली दे कि हमारे लिए वो कुछ छोड़ के नहीं गया। आज अगर यही चीज स्वतंत्रता सेनानी सोच लेते तो हम लोग आज आजाद नहीं हो पाते। वो सोचते कि हो हम लोग तो अब जीवन यापन अपना कर लिए, हम लोग को क्या मतलब है, अब अंग्रेज के तरवे चाट के मर जाते हैं। लेकिन वो लोग अपना जीवन यापन के लिए नहीं, अपने एंसेस्टर्स, अपने पूरे आने वाले पीढ़ी के लिए लड़े कि हमारा आने वाला पीढ़ी हमें गाली नहीं दे कि ये लोग देश को गुलाम का गुलाम ही छोड़ दिया। तो ठीक उसी प्रकार हमें भी कुछ अपनी उपयोगिता को दिखाना है भाई। हमें भी जल संसाधन का उपयोग को बढ़ाना है और संरक्षण को भी बढ़ाना है कि किसी प्रकार हम जल को बचा सके। और जल को अगर हम बचाएंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, और बिना जल को बचाए हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जल है तो हम हैं और जल नहीं है तो हम नहीं है। बस बात खत्म है। और तो जीवन सृजन में, जीवन का यापन में, जीवन के सृजन में जल का बहुत ही बड़ा उपयोग है। अगर जीवन है तो जल है, जल ही जीवन है, ये कोई गलत बात नहीं बोला था। एक क्वाट है, एक लिखा, एक नहीं कहते, एक शब्द है कि जल ही जीवन है, और यह बात सत्यापित है, क्योंकि जल ही जीवन है और जल के बिना कुछ नहीं है। तो इस चीज को हमें मद्देनजर रखते हुए जल की संरक्षण करना है, जल को बचाना है। जल अगर खत्म हो गया तो हम भी खत्म हो जाएंगे। अब देखिए जल का कुछ उपयोग को देखते हैं। आज पानी पीना है, जल का उपयोग आएगा। घरेलू कार्य करना है, जल का उपयोग। सिंचाई हो गया, विभिन्न प्रकार का काम है जल का उपयोगिता में। जल का उपयोगिता में विभिन्न प्रकार का काम है। आज जल की विभिन्न उपयोगिता है। तो आज जैसे मान लीजिए आप, बहुत सारा काम है। सुबह सुबह भी लोग जाते हैं तो बिना जल का कोई उपयोग ही नहीं है। जल है तो सुबह वाला काम भी है, अगर जल नहीं है तो सुबह वाला काम नहीं हो पाएगा, बड़ा दिक्कत होने लगेगा, बड़ा परेशानी होगा। तो इस चीज को बचाना है भाई। जल अगर बचेगा तो बहुत काम आएगा और आप लोग भी बहुत कुछ कर लीजिएगा। ठीक है, मुंह धोना है, आज बाहर जाएंगे तो थोड़ी तुरंत फेयर एंड लवली फेस वॉश लगा के निकल जाते, नहीं, पहले पानी। अब फेस वॉश लगा लिए, मुंह में पानी है ये नहीं तो क्या कर लीजिएगा। तो भाई बात यहां ऐसा है कि जल को बचाना है, और जल अगर बचेगा तब जिंदगी बचेगी। तो भारत में जल स्वरूप विभिन्न प्रकार का है। भारत में जल का स्वरूप है कि कितना, जो आपका एक चार्ट बना हुआ है बुक में, उस एक बार आप चार्ट को देखिए। वो चार्ट से कोई बड़ा सवाल नहीं बनता है, मतलब सवाल बनता ही नहीं है उससे, लेकिन इससे यह पता हमको चलेगा, यह आंकड़ा पता चलेगा कि भारत में घरेलू काम के लिए कितना क्यूबिक मीटर यूज होता है, कितना क्यूबिक मीटर यूज होता है, कितना घन मीटर यूज होता है। भारत में मूत्र विसर्जन, जल मूत्र विसर्जन, ये सब काम में कितना पानी वेस्ट होता है। तो ये सब काम है। कपड़ा धोने में कितना वेस्ट होता है। तो ये सब काम के लिए हमको दिखाया गया है वो चार्ट, और उसमें हमको पता चलेगा। देखिए अब चलिए इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बहुउद्देश्य परियोजना के बारे में जानते हैं। अब भारत में जो विभिन्न जल स्वरूप का विभिन्न प्रकार है, और आज उसी के ऊपर जल संसाधन का संरक्षण को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले बहुउद्देश्य परियोजना के बारे में जानते हैं। देखिए आज हम लोग कोई नया बहुउद्देश्य परियोजना मतलब डैम वगैरह के बारे में नहीं जाने। आज हम लोग कोई नया डैम वगैरह के बारे में नहीं जाने हैं कि डैम आया तो हमको बताया, नहीं। हम लोग पुराने समय से, जैसे कोई खेती करता था, क्या करता था, पुराने समय से कोई खेती करता था, तो पुराने समय से खेती करने से मेड़ का उपयोग करता था ताकि पानी एक जगह जमा रहे। पानी एक जगह जमा रहेगा तो पानी मृदा अपरदन से रुकेगा, पेड़ का सिंचाई, पौधा का सिंचाई, फसल का सिंचाई बढ़िया तरीका से होगा। तो हम पुराना, आज हम नया डैम नहीं, बस डैम का शब्द सुने हैं, ये हमारी बहुत पुरानी सभ्यता है और इस चीज को हम अभी भी आगे लेकर आए हैं। और बहुउद्देश्य परियोजना के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्र हमारा भारत हो चुका था और उसके बाद भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करना था। भारत अगर आर्थिक रूप से मजबूत करना था तो वहां पर बहुउद्देश्य परियोजना, मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट को लाना बहुत ही जरूरी था। बहुउद्देश्य परियोजना लाना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि अगर बहुउद्देश्य परियोजना आती तो भारत में आर्थिक प्रगति होती।
तो इसलिए यहां पर बहुउद्देश्य परियोजना लाया गया, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था। मतलब भारत इंडिपेंडेंट होगा, किससे? इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होगा, भारत आत्मनिर्भर होगा आर्थिक रूप से, तथा देशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु योजना का निर्माण किया गया, जिसे हम नदी घाटी परियोजना कहते हैं या बहुउद्देश्य परियोजना कहते हैं। इस चीज को याद रखना है कि स्वतंत्रता जब प्राप्त हो चुका था हमें, तो बहुत सारे लोग ने यह सोचा कि किसी भी प्रकार भारत को आर्थिक रूप से हम स्वतंत्र कर दें, और भारत अगर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगा तो हम देश के व्यक्तियों के जीवन के स्तर को बहुत ही अच्छे तरीका से कर सकते हैं। और देश के व्यक्तियों के जीवन का स्तर अगर अच्छा होगा तो वो किससे होगा? तो एक योजना के तहत होगा, और वो योजना होगा नदी घाटी परियोजना। और नदी घाटी परियोजना के तहत ही लोगों के जीवन को स्तर को सुधारा जा सकता है, क्योंकि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश था, और कृषि है तो उस समय भारत था, क्योंकि भारत टोटली डिपेंडेंट था कृषि पर। और कृषि को सुधारने के लिए, अगर कृषि सुधरता, लोगों के जेब में पैसे आते, और लोगों के जेब में पैसे आते तो भारत का आर्थिक रूप से प्रगति होता, और यही था हमारा भारत। चलिए ठीक है, उद्देश्य क्या था बहुउद्देश्य परियोजना का? सबसे बड़ी बात, बहुउद्देश्य परियोजना की उद्देश्य क्या थी? इस नदी घाटी परियोजना की उद्देश्य क्या थी? तो बहुउद्देश्य परियोजना की उद्देश्य यह थी कि किसी भी प्रकार बाढ़ का नियंत्रण कर सके। ताकि देखिए, बाढ़ का नियंत्रण कैसे होगा? अगर अधिक मात्रा में कहीं से पानी आ रही है तो उस पानी को रोकने के लिए हम डैम का निर्माण कर दें, और डैम अगर निर्माण होगा तो पानी को रोकेगा, सबसे पहली बात। चलिए दूसरा बात देखते हैं, मृदा के अपरदन को रोकेगा। मृदा जो एक जगह से दूसरे जगह जाता है वो डैम के पास ही आकर रुक जाएगा मृदा, और मृदा का अपरदन पर रोक लग जाएगा। ठीक है, जैसे नदी यहां से चला तो यहां का मिट्टी भी लेके यहां पर पहुंचा देगा, और यहीं पर अगर हम डैम का निर्माण कर दे तो यहां का मिट्टी तो यहीं रह जाएगा। इसका मतलब मृदा का अपरदन पर भी रोक लगेगा, और यही बहुउद्देश्य परियोजना का उद्देश्य था। पेड़, देखिए अब डैम का अगर निर्माण होगा तो यहां पर पानी आके रुक जमा होगा। समझने का प्रयास करिएगा थोड़ा सा। और मान लीजिए यहां पर डैम का निर्माण हुआ तो पानी यहां पर आके बच जाएगा, पानी यहां पर क्या हो जाएगा? पानी यहां पर आके जमा हो जाएगा। अब यहां से हम नदी को, नाला को बनाएंगे, ताकि मान लीजिए जिसका घर बगल में है, जिसका घर या खेत पे टोटली डिपेंडेंट है, और जिसका खेत बगल में है, तो यहां से कोई नाला इस प्रकार से बना लिया, और नाला अगर यहां से बना लिया तो यहां से उसके खेत तक पानी पहुंचेगा, और पानी से वो सिंचाई आसानी से कर सकता है कि नहीं कर सकता है, जरा बताइएगा आप लोग। तो सिंचाई भी वो अच्छे तरीका से कर सकता है इस चीज का। तो बहुत सारा काम है, और इत्यादि बहुत अनेक प्रकार का काम है। इस परियोजना का बहुत उद्देश्य है। अब भारत में बहुत सारी परियोजना है, जैसे भाखड़ा नंगल, हीराकुड, दामोदर, गोदावरी, ये सब तरह का डैम भारत में निर्मित है, और ये नदी घाटी परियोजना पहले से निर्मित है। जैसे दामोदर वैली कॉर्पोरेशन हो गया, भाखड़ा नंगल डैम, हीराकुड डैम, ये सब डैम से बहुत ही जल की पूर्ति हो रही है, और जल हमें मिल रहा है। ठीक है, देखिए अगर कोई चीज अच्छा है तो उसके अंदर खामियां भी है। अगर 100% आइडियल आज की डेट में कोई नहीं रहता है, और 100% आज की डेट में कोई नहीं हो सकता है। तो 100% आइडियल होने का मतलब क्या हुआ? 100% आइडियल जो है तो वो भगवान ही है, और भगवान के सिवा कोई नहीं है। तो इस चीज को याद रखना है। और इसका खामियां ये है कि जैसे ही इसमें पानी में डैम का निर्माण कर देता है, तो अब देखो पानी तो स्पीड में चल रहा है, बच्चा ऐसे सुई सुई पानी चल रहा है। तो अब जैसे हम डैम का निर्माण कर दे तो उसका जो स्पीड है वो रुकेगा कि नहीं रुकेगा? अब जब स्पीड रुकेगा उसका, तो एक चीज याद रखना, जैसे ही पानी आ रहा है तो हम डैम का निर्माण कर दिए, स्पीड रुक गया, तो नदियों का प्राकृतिक प्रवाह क्या हो जाता है? रुक जाता है। प्राकृतिक प्रवाह जब रुकेगा तो तल पर अवसादीकरण तेजी से होगा, क्योंकि जब अवसादीकरण मतलब मिट्टी का जमावड़ा जो होगा वो बहुत ही तेजी से होने लगा, क्योंकि एक जगह पर आके पानी क्या होगा? जमा होगा। मिट्टी का मतलब तेज गति से पानी आके रुक जाएगा एक जगह पर, और जब एक जगह पर आके रुकेगा तो मिट्टी का जमावड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो जल जीवों को भोजन प्रजनन में बहुत दिक्कत आने लगता है। जल जीव, जो जल में रहने वाले जीव है, उनका भोजन का आपूर्ति नहीं हो पाता, क्योंकि डैम का निर्माण हो गया। अब मान लीजिए कोई कीड़ा मकोड़ा आ रहा था, वहीं रुक जाएगा, अब आगे तो आएगा नहीं, और जो आगे रह रहा है उसका क्या? यहां तक कि जहां पर डैम बनता है वहां पर आसपास लोग रह नहीं पाते हैं, अपने जिंदगी का यापन नहीं कर सकते।
क्योंकि जहाँ डैम बना वहाँ पर का जंगल को काट दिया जाता है, वहाँ पर के सभी चीज़ को काट दिया जाता है, वहाँ जो घर रहता है उसको घर को हटा दिया जाता है और अगर घर को हटा दिया जाता है तो लोग वहाँ से पलायन करेंगे, और पलायन करेंगे तो लोग अपने जीवन को यापन कैसे कर पाएंगे। तो बात यही है बच्चा, यहीं पर बात खत्म हो जाती है। इसका मतलब बहुउद्देश्य परियोजना की कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है। इस चीज को दिमाग में लेकर चलना है और इस चीज को सोचते हुए चलना है, ठीक है। अब देखिए, सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि हमको आज के डेट में जल का संरक्षण और उसका प्रबंधन करना पड़ेगा। अगर हम आज यह नहीं सोचें कि जल को हम किस तरह बचाएं तो हम आगे अपने जीवन का यापन नहीं कर सकते हैं। ये 100% प्रूफ है, आज हमसे लिख के ले लीजिए आप। हमको जल को बचाना होगा और एनी हाउ बचाना होगा, किसी भी प्रकार बचाना होगा। तो जल का संरक्षण एक अपरिहार्य कार्य है कि हमको तुरंत करना होगा जल का संरक्षण, और इस चीज पे दिमाग लगाना होगा। अगर जल का संरक्षण होगा तो स्वस्थ जीवन होगा, खाद्यान्न अच्छा होगा, सुरक्षा हमको ज्यादा बढ़ेगा और आदि बहुत सारा काम होगा अगर जल का संरक्षण होता है, जल संसाधन का सुरक्षण होता है तो। अब देखिए, जल संसाधन जब धीरे धीरे खत्म हो रहा था, दुर्लभता, जल की दुर्लभता और विकट समस्या जब जल की उत्पन्न हो रही थी, तो उससे निपटने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति लाते हैं। कौन सी नीति? राष्ट्रीय जल नीति लाते हैं। अब बाद में कुछ संशोधित उसमें करते हैं और एक अच्छा सा राष्ट्रीय जल नीति, और उस राष्ट्रीय जल नीति 2002 में लाए थे। कब लाए थे? 2002 में। तो सबसे पहला राष्ट्रीय जल नीति सितंबर 1987 में आया था और उसके बाद उसको संशोधित करके 2002 ईस्वी में लाया गया। और उसके बाद देखिएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस जल नीति में क्या क्या दिया? जल की उपलब्धता बनाए रखना, मतलब हर एक व्यक्ति को हर एक घर में जल मिलता रहेगा। और आज संविधान में भी अधिकार है कि जल की उपलब्धता हर एक घर में होनी चाहिए, ठीक है। जल को प्रदूषित होने से बचाना, अगर जल प्रदूषित हो जाएगा तो जल को फिर बड़ा दिक्कत होगा हमें, क्योंकि जल अगर प्रदूषण हुआ, जल अगर प्रदूषित हुआ तो हम पिएंगे क्या? जल प्रदूषित हुआ तो हमारे जो कार्य है वो होगा कैसे? क्योंकि प्रदूषित जल कोई लेना नहीं चाहेगा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। और अगर प्रदूषित हो भी जाता है तो प्रदूषित जल को स्वच्छ करके उसका पुनः चक्रण करना, मतलब मान लीजिए ये प्रदूषित जल है, इसको फिल्ट्रेशन करके फिर से एक नया जल बनाना और नया जल फिर से उस घरों में चलाना। तो कुछ कार्यक्रम था उनका, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, वो कारगर सिद्ध भी हुआ। जैसे पहला कार्यक्रम अगर हम ले तो भूमिगत जल की पुनः प्राप्ति, मतलब भूमि पे जो जल वेस्टेज हो रहा है उसको फिर से प्राप्त किया जाए। तो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की अगर हम बात करें, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की अगर हम बात करें तो उनके द्वारा एक जल मिशन चलाया गया था। कौन सा मिशन बच्चा लोग? एक जल मिशन चलाया गया था, ताकि खेतों, गांवों, शहरों तक में जल मिल सके और आसानी से मिल सके। और अगर जल मिल रहा है तो जल का पुनः चक्रण पर इस पे बल दिया गया था कि जल फिर से प्राप्त हो। जो जल वेस्ट हो रहा है, जो जल जमीन के नीचे जा रहा है, उस जमीन, जैसे मान लीजिए वाटर शेड मैनेजमेंट का काम किया गया कि पानी, अगर वर्षा का पानी पड़ रहा है तो नीचे चला जाए और उस पानी को फिर से हम प्राप्त कर सके। तो तरह तरह का कार्य किया गया। और आने वाले वीडियो में हम दूसरा इसका कुछ एक दूसरा वाटर शेड मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे, और वाटर शेड मैनेजमेंट में जानेंगे कि तमिलनाडु, बिहार, पंजाब किस प्रकार अपनी अग्रणी भूमिका निभाया और किस प्रकार इस सब क्षेत्र में आगे रहा, जो कि जल की पूर्ति के लिए, जल की आपूर्ति के लिए काम किया था। तो बच्चा, बात यहां पर इस इंड होती है कि भाई जल को बचाना है और जल को किसी भी प्रकार बचाना है, क्योंकि अगर जल नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। बस इस थॉट के साथ आज के अपने क्लास को हम यहीं एंड अप करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।